यस, तो रिकॉर्डिंग लग गई है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द रिसर्च प्रोसेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, कंस्ट्रक्शन ऑफ टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन, ड्राइंग कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। यस, आई थिंक स्क्रीन क्लियर है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, सारी चीजें। सर ये ऑप्शन लग रहा है। ए ऑप्शन, ओके। ओके, बी लग रहा है सारिका आपको। भी लग रहा है। ओके, तो बी को लगाते हैं। ठीक है, बी सही है। तो इसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर सबसे पहले आ जाएगा, लिटरेचर रिव्यू। उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, एंड देन कंस्ट्रक्शन ऑफ टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन, लास्ट में ड्राइंग कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ सुपर स्ट्रक्चर इन शेपिंग सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। सर ये हाँ क्वेश्चन सेट हो चुके थे और उस दिन आपने न्यू मॉक टेस्ट स्टार्ट किया था फर्स्ट पेपर का। हाँ, कल तो मैंने फर्स्ट पेपर कराया था ना। मुझे लग रहा है शायद ये क्वेश्चन हो चुके हैं। अच्छा, करिए, देखिए अगर रिपीट होंगे ज्यादा तो हम आगे बढ़ाएंगे इसको। ओके, चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसका तो बी होगा। यस, शिवांगी जी आपको भी बी लग रहा है। हाँ सर। ओके, ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर इमर्ज करता है इकोनॉमिक बेस की वजह से ही सुपर स्ट्रक्चर डेवलप होता है। ये क्वेश्चन आप लोग देखें, क्या ये भी रिपीटेड है। नहीं सर ये तो मुझे नहीं याद है। ये तो न्यू लग रहा है। हाँ, अब यानी नए क्वेश्चन स्टार्टेड है, ठीक है। तो इसको करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ डायस्पोरा as a transnational community that maintains symbolic and material ties to the homeland. तो बी होगा। ओके, भी आंसर किया है सारिका एंड तानिया ने। शिवांगी जी आपको भी रॉबिन कोहेन लग रहे हैं या कोई और। हाँ सर बी हो। ओके, कि रॉबिन कोहेन ही एक प्रोमिनेंट सोशोलॉजिस्ट है जिनको जाना जाता है अपने टाइपोलॉजी और थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन के लिए टू दी स्टडी ऑफ डायस्पोरा। डायस्पोरा की स्टडी करी थी। इनकी बुक है ग्लोबल डायस्पोरा एन इंट्रोडक्शन, जिसमें इन्होंने आइडेंटिफाई किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायस्पोरा: विक्टिम, लेबर, ट्रेड, इंपीरियल एंड कल्चर। इसका जैसे शॉर्ट फॉर्म जब मैंने इसको तैयार किया था तो एल आई सी टीवी में रखता था। ठीक है, एल से जो है लेबर हो गया, ठीक है, आई से इंपीरियल हो गया, सी से कल्चर हो गया, और टी से ट्रेड, और बी से विक्ट। तो एल आई सी टीवी मैं याद रखता था शॉर्ट फॉर्म में। आप लोग भी चाहे तो कर सकते हैं, बाकी याद होगा। तो ये इन्होंने दिया था रॉबिन कोहन ने। और डिस्पर्स्ड कम्युनिटी मेंटेन टाइज बोथ रियल एंड इमेजिन टू अ होमलैंड।
while also integrating into host societies। तो अपने होमलैंड से जुड़ा होता है, रियल और इमेजिन्ड तरीके से होमलैंड से, और इंटीग्रेट करता है होस्ट सोसाइटी को। ठीक है। Which of the following combination correctly represent the four types of crowds identified by Herbert Blumer? डी होगा सर। यस सर, डी होगा। ओके, डी ऑप्शन तान्या एंड शिवांगी जी ने बताया है। और सारिका, आपको क्या लग रहा है? हाँ सर, वही होगा। ओके, तो मैं लगाता हूँ इसको। ठीक है, डी। सिर्फ ऑडियंस क्राउड नहीं है, बाकी सारे जो हैं वो इन्हीं के हैं, हर्बर्ट ब्लूमर के। फोर जो टाइप्स ऑफ क्राउड ये बताते हैं: एक्सप्रेसिव क्राउड, कन्वेंशनल क्राउड, एक्टिव क्राउड और कैजुअल क्राउड। देखिए, एक्सप्रेसिव क्राउड जो होता है वो इमोशनल तरीके से जुड़ा रहता है, इमोशनल रिलीज के लिए। जैसे फेस्टिवल हो गए, रिलीजियस गैदरिंग हो गई या कॉन्सर्ट हो गया, जिसमें आपके इमोशन जुड़े रहते हैं। ठीक है, आपके त्योहारों से आपके इमोशन जुड़े हैं, आपका कोई रिलीजियस गैदरिंग होती है, धार्मिक जो गैदरिंग्स होती हैं उसमें जुड़े हुए हैं, या किसी आप कॉन्सर्ट में जाते हैं, मैच देखने जाते हैं, तो वहां पे आप जो है इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, मूवीज देखने जाते हैं। कन्वेंशनल क्राउड क्या होता है कि कन्वेंशनल क्राउड एक स्ट्रक्चर्ड और शेड्यूल्ड इवेंट के लिए ऑर्गेनाइज होता है, जैसे कि पब्लिक मीटिंग हो गया, सेरेमनीज हो गया, स्कूल्स में जैसे एनुअल फंक्शंस होते हैं उसमें भी। ठीक है, तो ये एक शेड्यूल्ड है, एक स्ट्रक्चर्ड है, जो कि क्रिएटेड है। ठीक है। एक्टिव क्राउड क्या होता है कि वो एक एक्टिंग क्राउड एक तरीके से कॉमनली टर्म्ड करा जाता है, एक्टिंग क्राउड इन लिटरेचर। एक्टिव क्राउड, एक्टिंग क्राउड involves member who are emotionally aroused and directed toward a specific goal. These can become aggressive or even violent, like mobs और protest movement। जैसे प्रोटेस्ट जो होता है और जो मॉब्स होता है, यानी कि एक जो भगदड़ होती है या कुछ भी ऐसा हो जाए, मतलब जहाँ पे लोग आ जाएं, एकदम से मॉब आ जाए, तो वहां पे एग्रेसिवनेस आ जाती है, वायलेंट हो जाता है, जहां पे लोग मतलब कुछ ना कुछ एक्ट कर रहे हैं क्राउड में। ठीक है, तो ऐसी चीजों में भी इमोशनली तो अटैच होते हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है कि स्पेसिफिक गोल होता है। जैसे आंदोलनकर्ता जो होते हैं उनके कुछ मांगे होती हैं, जैसे अभी जीडीसी में माइग्रेशन को लेकर के, नीट पेपर के लीक होने के बाद फिर से री एग्जामिनेशन और उसमें पारदर्शिता को लेकर के, तो वो कुछ मांगे थी। तो उन क्राउड को, जो वहां पे क्राउड मौजूद था, उसको एक्टिव क्राउड कहेंगे। ठीक है। फिर लास्ट इनका कैजुअल क्राउड है, refers to the unplanned gathering with minimal interaction, like people stopping to watch a street performer। आपने देखा होगा कई बार जो है लोग रुक जाते हैं, चलते चलते कुछ हो रहा होता है सड़क पे, किनारे पे, फुटपाथ पे, उसको देखने के लिए। ठीक है, कई बार कोई जैसे सिंगर गाना गा रहा है, या मतलब कोई परफॉर्म कर रहा है, डांस कर रहा है। ठीक है, स्ट्रीट परफॉर्मर्स होते हैं जो मोस्टली, तो देखने लगते हैं लोग, तो वो जो क्राउड होता है वो कैजुअल क्राउड होता है। तो इन्होंने अच्छा बताया है, मतलब एक तरीके से आप किसी को समझा भी सकते हो कि क्राउड के भी फॉर्म्स होते हैं, हर्बर्ट ब्लूमन ने। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट इमाइल डरखाइम स्टेजेस ऑफ सोसाइटल डेवलपमेंट? बी होगा। ओके। तो
यस, शिवांगी जी एंड सारिका। यस ओके सर, बी सारिका। होगा। ओके बी। यस राइट है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं थी, क्योंकि इमाइल डर्कहाइम का मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी आप दोनों मेन जो उनकी स्टेजेस हैं सोसाइटी की उसको समझते ही हैं। कैसे मैकेनिकल सॉलिडैरिटी कन्वर्ट हो गई है ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी में। मैकेनिकल सॉलिडैरिटी जहाँ पे एक सोशल कॉन्शियसनेस और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस देखने को मिलता था, ट्रेडिशनल सोसाइटी देखने को मिलती थी, स्मॉल स्केल, और वैल्यूज शेयर्ड हुई जाती थी, मिनिमल डिवीजन ऑफ लेबर था। ठीक है। ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी में जहाँ पे एक मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, इंटरडिपेंडेंसी ज्यादा है, डिवीजन ऑफ लेबर हाई है। ठीक है। और जहाँ पे एक मैकेनिकल सॉलिडैरिटी एक रेप्रेसिव जो है लॉ फॉलो करती है, ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी रेस्टिट्यूटिव लॉ फॉलो करती है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ अ पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी? पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी के फीचर्स बताओ। ये लग रहा। ओके, तान्या ने ए सेलेक्ट किया। ओके। एंड सारिका, आपको भी ये लग रहा है? लगा दीजिए सर ये। ठीक है, ए सही है, इसमें कोई हालांकि इतना ज्यादा डाउट वाली नहीं बात है, क्योंकि पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे बहुत तरह की आइडेंटिटीज हमको देखने को मिलती है। साथ ही साथ सर्विस और इंफॉर्मेशन सेक्टर का बहुत ज्यादा ग्रोथ हो चुकी है। डोमिनेंट डोमिनेंसी हालांकि पूर्ण रूप से तो नहीं है इंडस्ट्रीज के ऊपर, डोमिनेंसी नहीं रह गई है। शुरुआत हुआ था जब मॉडर्न सोसाइटी का तब था, लेकिन पोस्ट मॉडर्न में ऐसा नहीं है। कंज्यूमर कल्चर है बहुत ज्यादा। Which of the following statement correctly describes Max Weber's type of authority? ये होगा। Hmm. और लोग भी आंसर करें। बी लग रहा है सर मुझे भी। Hmm. तो कैरिस्मेटिक अथॉरिटी इज रूटेड इन पर्सनल क्वालिटीज एंड डिवोशन। ठीक है। मैक्स वेबर की टाइप ऑफ अथॉरिटी आप जानते ही हैं। उसमें कैरिस्मेटिक, रेशनल, लीगल अथॉरिटी होती है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है। ठीक है। रोटनाइजेशन ऑफ करिश्मा होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। और ये अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी कोई पावर से अगर उसको संबंधित कहते हैं तो पावर क्या होती है? वो लेजिटिमेट होती है। वहीं पे अथॉरिटी लेजिटिमेट एक फॉर्म ऑफ पावर है। तो यहाँ पे आप इस चीज को समझते ही हैं। और कैरिस्मेटिक जो है पर्सनल अपील, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज, लीडरशिप, दैट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। Which of the following work are associated with Pierre Bourdieu? बी होगा सर। Okay.
यस होगा। ओके। ओके, तो सारिका आपको भी डी ही लग रहा है। ओके, तो आपको पता ही है कि इनका डिस्टिंक्शन बहुत फेमस वर्क है, फिर थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस, ये इनके वर्क है। पावर इलीट इनका काम नहीं है, ये सी राइट मिल्स का है। ठीक है, पावर इलीट एडवर्ड साइड के ऊपर ये स्टेटमेंट बने हैं, तो आप लोग इसको पढ़ लें पहले। मुझे दिखा दीजिए सर। हाँ हिंदी दिखा देते। ए लग रहा है मुझे। ओके, यस ठीक ए कर दीजिए सर। है। ए ओके, सारिका आपको भी ए लग रहा है। यस। ओके ओके, तो ए को लगाते हैं, ए ही सही आंसर है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे फोर्थ वाला जो था जो गलत हो गया, ही रिजेक्टेड ऑल फॉर्म्स ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर एज अ टूल ऑफ इंपीरियलिज्म। वेस्टर्न लिटरेचर को ही सिर्फ इन्होंने मतलब रिजेक्ट नहीं किया था सब फॉर्म के लिए, बल्कि वेस्टर्न लिटरेचर का गलत उपयोग करके जो इंपीरियलिज्म, जो शासनवाद करने की कोशिश करी गई है, उसको क्रिटिसाइज किया था, बल्कि वेस्टर्न लिटरेचर को क्रिटिसाइज नहीं किया था। तो इंपीरियलिस्ट जो आइडिया था उसके जो है विरोधी थे ये, जो शासन करने का तरीका है और जो अपने आप को सुपीरियर और सभी देशों को जो है इंफीरियर बताने का जो तरीका है, उस चीज को क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने ओरिएंटलिज्म की जो है बात करी थी, और उसको जो है यहाँ पे विख्यात किया था। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू मैनुअल कैसल। मैनुअल कैसल के अनुसार समझना है वर्चुअल कम्युनिटी के कंसेप्ट। इसका बड़ा वो है कि पहले थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन।
सर हिंदी दिखा दीजिए। हाँ, हिंदी में ओके। सर ए होगा। यस सर ये लग रहा ओके है मुझे। हाँ ओके, सभी ने ए ही चूज किया है, तो ए को लगाते हैं। सही है, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे हैं आई थिंक कैसे फाइंड आउट करना है राइट आंसर को, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो कुछ शब्द होते हैं जो कहीं ना कहीं बताते हैं उस स्टेटमेंट को रॉन्ग। जैसे कि सेकंड स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है। ही बिलीव्ड दैट वर्चुअल इंटरेक्शन आर सुपरफिशियल एंड कैन नॉट प्रोड्यूस मीनिंगफुल रिलेशनशिप और आइडेंटिटीज। वो इस चीज में बिलीव रखते थे मैनुअल कैसल, जो वर्चुअल इंटरेक्शन है वो सुपरफिशियल है और वो नहीं प्रोड्यूस कर सकता है कोई मीनिंगफुल। नहीं कर सकता है ऐसा नहीं है, कर सकता है, ठीक है। तो कैन नॉट जो यहाँ पे शब्द यूज किया गया है उसकी वजह से स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहा है। बाकी सारी स्टेटमेंट सही हैं, वो पढ़ने पे भी सही लग रहे होंगे। तो स्टेटमेंट जो बड़े बड़े वाले क्वेश्चन तो आने तय हैं। अभी जो भी एग्जाम दोगे, चाहे जेआरएफ दोगे आप, चाहे अभी जीडीसी वाला होने वाला है वो दोगे, तो उसमें स्टेटमेंट तो आएंगे ही इस तरीके से। तो उसमें बस ऐसे ही पहचानने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और देखिए इसका फायदा मिलता है आपको एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग combination best represent three identical paths to sociology as outlined by Alex Ankeles? सी होगा। सी होगा सर। ओके, यस तानिया, आपको भी सी लग रहा है? हिस्टोरिकल यस इंटर, सर। ओके, तो लगा देते हैं। आप लोग को पता है हिस्टोरिकल पाथ, एम्पेरिकल पाथ है, एनालिटिकल पाथ। एलेक्स एंकेलेस की एक बुक है व्हाट इज सोशियोलॉजी। वो एक्सप्लेन करते हैं इंडिविजुअल को are typically introduced to the field through the three core intellectual tradition। तीन कोर इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन से वो अवगत कराते हैं, जिसमें पहला है हिस्टोरिकल पाथ। यानी हिस्टोरिकल नॉलेज जो है बहुत जरूरी है सामाजिक जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए और इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए। फिर दूसरा ये बताते हैं एम्पेरिकल पाथ, यानी ऑब्जर्व करो, डाटा को कलेक्ट करो, रियल वर्ल्ड को सोशली इन्वेस्टिगेट करो, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे सामाजिक चीजें डेवलप हुई। एनालिटिकल पाथ इन्वॉल्व सिस्टमेटिक थ्योरी बिल्डिंग एंड द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग टू अंडरस्टैंड सोशल लाइफ। एनालिटिकल पाथ कहीं पे एक सिस्टमेटिक थ्योरी बिल्डिंग और कैसे आप जो तर्क वाली चीजें हैं उनका प्रयोग करके समाज को समझ सकते हो, ठीक है। तो समाज को समझने के तीन तरीके ये मान लीजिए एलेक्स एंकलेस के अनुसार। जैसे आईआईटी में जब अगर आप जाते हैं, ह्यूमैनिटीज तो अब आईआईटी में भी चलती है, वहां पे भी सोशियोलॉजी पढ़ाई जाती है। तो वहां के जो प्रोफेसर्स हैं वो एलेक्स एंकलेस इनसे ही शुरुआत करते हैं सोशियोलॉजी की। वहां पे वो मतलब बाद में माइल्ड अरखाइम और इनको लाते हैं, अगस्त कोम्त को। वो एलेक्स एंकलेस से शुरुआत करते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा। शायद ये ज्यादा साइंटिफिक और उस तरीके से चीजों को, क्योंकि मैंने एक प्रोफेसर के लेक्चर को देखा था, वो आईआईटी में पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने व्हाट इज सोशियोलॉजी इसी से ही शुरुआत करी थी, एलेक्स इंकलेस की ये बुक से, ठीक है। तो खैर, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तरीका है।
यस। जी, तो इसका क्या होगा? बी लग रहा है। ओके, बी लग रहा है। सर फिक्शन क्या होता है? फिक्शन एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि अ, जो फिलॉसफी होती है उपन्यास की तरीके से होता है, ठीक है। खुद की एक फिलॉसफी होती है और स्टोरी भी होती है, स्टोरी के थ्रू बताना या अपनी फिलॉसफी के थ्रू चीज़ों को बताना, तो वो फिक्शन कहते हैं। ज़्यादातर लोग फिक्शनल ही बुक पढ़ते हैं क्योंकि फिक्शन उनको पढ़ना भी आसान होता है और उसमें स्टोरीज रहती हैं, उसमें अपनी खुद की एक एक बात होती है जो ऑथर बताता है, ठीक है। तो वो चीज़ें होती हैं। अरुंधति रॉय जो हैं वो बहुत ही फेमस राइटर हैं। और सी होगा सर। ओके, जैसे जो नॉन फिक्शनल जो बुक्स होती हैं वो मोस्टली एक तरीके से अगर उसको बात करें तो अ, ये मतलब थोड़ा सा उससे हटके रहती हैं और ये एक तरीके से राइटिंग को बायोग्राफीज जो होती हैं, ठीक है, वो नॉन फिक्शन में आती हैं क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो जीवन को अपने दर्शाते हैं, तो वो चीज़ें नॉन फिक्शन में आ जाती हैं। और फिक्शनल में जो है ज़्यादातर चीज़ें वही आती हैं जो इंसान अपनी फिलॉसफी से देखता है। सर सी लग रहा है मुझे। ओके, सी लग रहा है आपको? यस शिवांगी जी, आपको क्या लग रहा है? आंसर सी कर दीजिए। ठीक है, तो सी को कर देते हैं। सी सही आंसर है, ठीक है। देखिए, एम एस स्वामीनाथन जो हैं वो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहे जाते हैं। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है एग्रीकल्चर साइंस में काम करने के लिए। अन्ना हजारे को पद्म भूषण मिल चुका है, कंट्रीब्यूशन टू रूरल डेवलपमेंट एंड ग्रास रूट एक्टिविज्म के लिए एक्टिविस्ट हैं अन्ना हजारे। अरुंधति रॉय जो है उनको बुकर प्राइज द गुड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, नॉवेल है जैसे मैंने कहा ना उपन्यास होता है फिक्शन, नॉवेल इनकी थी द गुड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उनके लिए इनको बुकर प्राइज मिला था। विनोबा भावे एक गार्डियन रिफॉर्मर हैं, उन्होंने रेमन मैग्सेसे से अवार्ड जीता है अपनी लीडरशिप इन सोशल रिफॉर्म के लिए। तो ये सारे लोग हैं। अरुंधति रॉय जो हैं जैसे मैं मेरे पास भी इनकी बुक है गांधी एंड सेंट्स करके, तो बहुत अच्छी राइटर हैं, मतलब आप इनको पढ़ सकते हैं। ये जो बुक यहाँ पे दी हुई है द गुड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये भी अच्छी बुक है। इसमें एक मतलब इन्होंने अपनी एक लिखित कहानी के रूप से चीजों को बताया है। अच्छी राइटर है, मतलब आप इनको अगर पढ़ते हैं तो काफी चीजें आपको समझ में आएंगी जो सोसाइटी आपको वैसे नहीं दिखा सकती, जो मतलब आप देख नहीं सकते। तो अरुंधति रॉय के नजरिए से अगर आप देखेंगे वो चीजें तो अच्छी तरीके से देख पाएंगे। और इन्होंने बुकर प्राइज ये जीता था गुड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये पहली लेडी रही हैं भारत से जिनको ये प्राइज मिला था, ठीक है। सो आई थिंक यू शुड रीड अरुंधति रॉय। Which of the following statement correctly describe the view of the postmodern thinkers? ए होगा सर।
ओके। सर ये होगा। हाँ सर ये होगा। ए को लगाते हैं, यही सही आंसर है। ठीक है, इसमें यूर्गेन हैबरमास का जो स्टेटमेंट दिया है, जिसमें सपोर्ट दिया है कि यूर्गेन, हाँ एआई वाले क्वेश्चन भी हम करा देते हैं। तो यूर्गेन हैबरमास सपोर्टेड करते हैं आइडिया ऑफ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, ये गलत है। ठीक है, यूर्गेन हैबरमास बिलीव करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ में नहीं, और रीजन में, विच पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स इसी को क्वेश्चन करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ को, जो हर जगह सत्य होता है, जिसको हम अगर एक वर्ड से कहें तो एक्सियम जो होता है, एक्सियम का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, हर जगह जो सत्य है उसको। ठीक है, वेरी गुड। तो क्वेश्चंस वो वाले कर लेते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहा। आपकी तैयारी देखिए अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, अपने ऊपर थोड़ा विश्वास रखिए, और जो भी पेपर अभी आप अपीयर्ड होने वाले हैं उसमें अच्छे से करने की कोशिश करिए। यहाँ तो वो चीज़ें हम अपनी तरफ से जज कर पा रहे हैं कि आपकी तैयारी अच्छी है। एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा से होता है, डर होता है, फियर होता है, और सारे बच्चे होते हैं, फिर टाइम शेड्यूल होता है, यहाँ पे इतना टाइम नहीं है, कोई ऐसी मतलब टाइम की बाउंडेशन तो नहीं है, लेकिन ये है कि फिर भी आप मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, तो चीज़ें अच्छी होंगी, ऐसी बात नहीं है। तो मिनट मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। अकॉर्डिंग टू मिशेल फोको, what is the nature of relationship between power and knowledge in society? डी होगा सर। हम्म, डी होगा। ओके, आप लोगों ने सी सेलेक्ट किया कि बी? सर डी। ओके, डी बताया है। सारिका, आपको भी डी लग रहा है? हाँ सर। ओके, ठीक है, तो ये सही है। पावर और नॉलेज एक दूसरे से अलग नहीं है, जो कि मिशेल फोको कहते भी हैं। उनके लिए पावर नॉलेज दोनों एक दूसरे के साथ रहती है, पावर से ही नॉलेज और नॉलेज से ही पावर डेवलप होती है, एक दूसरे के पूरक हैं। और नॉलेज एक फॉर्म ऑफ पावर है, तो पावर एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। ठीक। इन कार्ल मार्क्स एनालिसिस ऑफ कैपिटलिज्म, व्हाट डिस्टिंग्विशेस वेरिएबल कैपिटल फ्रॉम कांस्टेंट कैपिटल? वेरिएबल कैपिटल कैसे अलग है कांस्टेंट कैपिटल से, जो कैपिटलिज्म का कंसेप्ट कार्ल मार्क्स देते हैं? ए लग रहा है।
हम्म, सर ए होगा। ओके, ए ही आपने भी बताया। हाँ सर, ए कर दीजिए। ठीक है, वो पढ़ने से पता चल गया होगा कि इसका आंसर यही होगा। वेरिएबल कैपिटल क्या होती है कि एक तरीके से जो इन्वेस्टेड करी जाती है लेबर पावर के ऊपर, लेबर को बढ़ाने के लिए, नई वैल्यू बनाने के लिए। कांस्टेंट कैपिटल वही चीज जो बदल ही नहीं जा सकती, जो कांस्टेंट है, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, मशीनरी हो गया, जिसके ऊपर काम किया जाता है, वो तो वहीं का वहीं रहता है, बस लेबर बदलते रहते हैं, उनकी पावर की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो इससे समझ सकते। Which sociological perspective associated with the theories like Robert Park views the city as the type of ecosystem with distinct zones and natural process of social change? ए होगा। शिकागो स्कूल। हाँ सर, कर दीजिए ए। हम्म, ओके। तान्या, आपको भी ए लग रहा है? यस सर। ओके। ओके, सही आंसर है, क्योंकि शिकागो स्कूल ही एक ऐसा स्कूल है जो अर्बन सोशियोलॉजी से डील करता है, अर्लियर 20th सेंचुरी में आया, और ये एक लॉजिकल कंसेप्ट जैसे कि इन्वेजन, सक्सेशन और सिम्बोसिस जो अर्बन लाइफ में देखने को मिलती है उससे संबंधित है। ठीक है, कि कैसे कोई एक नई सभ्यता इन्वेड करती है दूसरे को, और कैसे सक्सेशन होता है। सक्सेशन का मतलब होता है एक जाता है तो दूसरा उसको सक्सेस कर लेता है, आ जाता है उसकी जगह। ठीक है, जैसे प्रीडिसर और सक्सेसर नहीं होता है, वही चीज है। According to A.G. Frank's dependency theory, what is the primary reason satellite countries remains underdeveloped? डी होगा सर। ओके, हाँ सर, डी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर डी। अच्छा, यही गया था कि कैसे जो इनकी सैटेलाइट कंट्रीज की ये बात करते हैं अपने डिपेंडेंसी थ्योरी में, एजी फ्रैंक, तो कौन सी कारण होती है कि उनको सैटेलाइट कंट्रीज कहा जाता है? देयर इंटीग्रेशन इनटू द world capitalist system actively drains their resources for the benefit of metropole countries. उनका जो इंटीग्रेशन होता है वर्ल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम से, मतलब दुनिया की जो पूंजी वाली सिस्टम है उससे जो एक्टिवली उनका जुड़ाव होता है, वो कहीं ना कहीं उनके रिसोर्सेस को ड्रेन कर देता है, बहा देता है, और जिसका बेनिफिट मिलता है मेट्रोपॉलिटन जो कंट्रीज होती हैं उनको। तो डिपेंडेंसी इसी वजह से हो जाती है, क्योंकि जो कंट्रीज डेवलपिंग स्टेट में है, वो अंडर डेवलप्ड हैं जो, वो एक तरीके से उनके यहाँ रिसोर्सेस का गलत प्रयोग होता है, जो कि भारत देश में भी है। भारत देश में रिसोर्सेस का, भारत देश में चीज़ों का गलत प्रयोग है। भारत देश में आप देखिए, कहीं भी चले जाइए, मतलब भारत देश में बहुत कम ही जगह ऐसी होगी जहाँ पे आपको गंदगी ना मिले। मतलब हर जगह आपको गंदगी मिलेगी ही मिलेगी, तय बात है। कोई ऐसा सिटी होगा ही नहीं। जैसे लोग बहुत सारा बहुत मतलब वैसा बोलते थे कि इंदौर जो मध्य प्रदेश की सिटी है वो 5 टाइम्स जो है गोल्डन सिटी में आ गई थी, कि वो हमेशा क्लीन ही रहती। लास्ट ईयर आपको पता है कि बच्चे जो है गंदे पानी की वजह से वहां पे मर गए। आप सोचिए, सबसे क्लीनेस्ट सिटी से ये न्यूज निकल करके सामने आई, तो किस तरह से वो क्लीन थी। सिर्फ पेपर्स में क्लीन थी, वो ग्राउंड लेवल पे वो क्लीन नहीं थी। अगर क्लीन होती तो पानी से, वाटर बॉर्न डिजीज से कैसे कोई मर सकता था, अगर वाकई में वो क्लीन थी। इसीलिए कहते हैं कि ग्राउंड लेवल पे चीजें अलग होती हैं। पेपर में पढ़ लेना, न्यूज में देख लेना, न्यूज तो क्या दिखा रहा है, पेपर तो क्या छाप रहा है, सबको पता है।
मीडिया पूरी तरीके से मैनिपुलेटेड है। ठीक है, तो वही चीज है। अब शांत हो गए, फिर से पेपर होने वाला है नीट का भी, फिर कुछ हो जाएगा तो फिर है। इन सोशल रिसर्च व्हाट डज द टर्म वैलिडिटी रिफर्स टू? ए होगा सर। Yes, sir. ये होगा। ओके, सारिका ए ही लग रहा होगा आपको भी? एक को ही लगा देते। हाँ सर। हाँ, तो एक को लगा देते। The extent of which measurement accurately reflects the concept it is intended to measure. वैलिडिटी कहीं पे दिखे वहां पे कीवर्ड मेजर जरूर दिखेगा, क्योंकि वैलिडिटी का मतलब ही होता है कि कितना ज्यादा वो वैध है चीजें, उसको आप मेजर ही कर सकते हो, एक्यूरेसी उसमें चेक कर सकते हो, ट्रूथफुलनेस चेक कर सकते हो। ठीक है, तो वही चीजें हैं यहाँ पे। Radical feminism identifies which of the following as the primary and most fundamental source of social inequality and female oppression? जो कट्टरपंथी जो महिलावाद जो है, उसमें आपको देखना है इस क्वेश्चन में कि प्राइमरी और मोस्ट जो फंडामेंटल सोर्स क्या है, जो सामाजिक असामान्यता या फीमेल को एक तरीके से दबाया जाता है, जो उसमें क्या? डी होगा सर। ओके, Yes, sir. D होगा। ओके, यस आई थिंक सारिका भी इसी को ही चूज करती, तो डी ही आंसर इसमें सही है, क्योंकि पेट्रियार्की एक पितृ सत्ता जो पहले से चली आ रही है, मेल डोमिनेंसी सारे इंस्टीट्यूशंस में, यहाँ तक कि फैमिली में भी। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं रेडिकल फेमिनिज्म आर्ग्यू करता है उस चीज को, और वही एक रूट कॉज है फीमेल के ऑपरेशन का और इनइक्वालिटी का। ओके, द टर्म primogeniture refers to a system of inheritance by the firstborn child. What is the term for the opposite practice where property is passed to the youngest child? देखिए, प्रीमोजेनिचर का मतलब ये होता है कि जो संपत्ति है वो सबसे पहले जो पैदा हुआ है, सबसे बड़ा लड़का, ठीक है, उसके पास चली जाए। और इसका उल्टा क्या होगा उसका नाम आपको बताना है, जिसमें प्रॉपर्टी सबसे छोटे लड़के के पास चली जाए। बी होगा सर। Yes, sir. D होगा। ओके, ये सारिका आप भी देख पा रही हैं अगर आंसर करना चाहें? सर मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात। ओके, इसमें अल्टीमोजेनिचर बिल्कुल सही है। ठीक है, ये डिराइव्ड होता है लास्ट बॉर्न से, जो सबसे बाद में पैदा हुआ चाइल्ड है उसके हक में सारी चीजें चली जाती हैं, उसको अल्टीमोजेनिचर बोलते हैं। और जो सबसे यंग, मतलब एक तरीके से सबसे एल्डेस्ट जो सन है उसके हक में चीजें चली जाएं तो प्रीमोजेनिचर बोलते हैं। ठीक है, बाकी और भी शब्द यहाँ दिए हैं, तो आप लोग एक बार जब वीडियो देखिएगा तो उसमें आप लोग या तो फोटो ले सकते हैं। ठीक है, पोस्ट जेनिचर, मिनोरी जेनिचर, इक्वी जेनिचर क्या है? इक्वल इनहेरिटेंस होती है, यानी उसमें डिफरेंट सिस्टम ऑल टुगेदर होता है। मिनोरी जेनिचर क्या होता है? सबसे छोटा माइनर। ठीक है, द करेक्ट टर्म इज बेस्ड ऑन बर्थ ऑर्डर नॉट एज एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो बर्थ ऑर्डर के ऊपर निर्भर करती है, एज के ऊपर नहीं निर्भर करती है मिनोरी जेनिचर में। और पोस्ट जेनिचर में दिस टर्म इज नॉट स्टैंडर्ड इन एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी, दिस टाइप, वो फालतू का दे रखा है। अकॉर्डिंग टू आर के मार्टन व्हाट इज रोल सेट? ये तो खैर
ए होगा सर। कौन सा आपने बताया तान्या? ए ए। ए। ओके। मुझे सी लग रहा है। ओके, शिवांगी जी को सी लग रहा है। ठीक है, तो पहले ए लगाते हैं। ठीक है, ए नहीं, सी ही आंसर सही है। रोल सेट पूछा था। ठीक है तान्या, तो द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट रोल रिलेशन दैट अ पर्सन हैज बाय वर्च्यू ऑफ ऑक्युपाइंग अ पर्टिकुलर सोशल स्टेटस। तो रोल सेट वही होता है जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल्स होते हैं, उसके संबंध में जो है उसका स्टेटस होता है उस रोल से संबंधित। और इसमें जैसे टीचर होता है, फिर उसके एक टीचर है तो उसका रोल है, और उसके रोल के सेट जो है डिफरेंट हो सकते हैं। उसमें वो स्टूडेंट भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकता है, वो उसके रोल का सेट हो जाता है। ठीक है, और स्टेटस जो होता है उसमें कई तरह के स्टेटसेस उससे रोल से जुड़े रहते हैं, तो वो चीज आ जाती है आपकी। ठीक है, Max Weber identified three types of legitimate authority. Which type is based on personal devotion or of followers to a leader who is perceived to an exceptional superhuman or divine quality? ये तो अभी हमने देखा ही था, अपने मॉक टेस्ट में भी अभी आया था। ए होगा। ठीक है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, इसमें कैरिस्मेटिक अथॉरिटी आ जाएगा। Manuel Castells uses which of the following concept to describe the form of social organization where key activities are structured around the electronically processed information network? ए होगा सर। ठीक है, ये तो इन्होंने इजी क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन गलत हुआ, बाकी तो सही थे। 10 क्वेश्चन हमने कराए इसके, और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस थे, मिक्सचर था। आज कोई हमने थिंकर नहीं लिया है। ठीक है, वैसे हमने ए आर देसाई को और योगेंद्रा सिंह को और जो है लियो डिमो को हम करा चुके हैं। बाकी कल हम जो है किसी थिंकर को करा देंगे इसी में, और बाकी मॉक टेस्ट रहेगा। मॉक टेस्ट की जगह कल, हाँ आज तो वेडनेसडे था, कल थर्सडे है। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हम थोड़ा से पेपर वन का पार्ट रखते हैं, तो कल थोड़ा सा पेपर वन का पार्ट रहेगा। मैथमेटिक्स में हमने टाइम, डिस्टेंस और वर्क वाली चीजें थोड़ी सी हमने कराई थी, तो उसमें अभी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं जो कराने इम्पोर्टेंट हैं, तो कल वो कराएंगे। ठीक है, और बाकी थोड़े से एआई वाले ये वाले क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।